जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 की एसएसटी की बुक का 8th चैप्टर, जिसका नाम है विविधता में एकता या एक में अनेक। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर नोट कर लोगे बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठे ही होंगे आप लोग। तो आंसर नोट करेंगे। विविधता में एकता का अर्थ है कि भले ही भारत में कई अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं, धर्म और परंपराएं हैं, लेकिन ये सभी अंतर एक साथ मिलजुल कर एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में लोग दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे कई त्यौहार मनाते हैं, लेकिन वे सभी शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम प्यार, सम्मान और सद्भाव साझा कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भारत की विविधता के कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं? तो इसमें भारत की विविधता कई मायनों में अद्भुत है। भारत में जैसे भोजन, कपड़ा, त्योहार, साहित्य, सभी में विविधता है। तो इन पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो नोट करेंगे। भोजन में आएगा मुख्य अनाज, मसाले और सब्जियां जैसी सामग्री का उपयोग कई संयोजनों में किया जा सकता है, जिससे अनगिनत प्रकार के व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। फिर है कपड़ा और परिधान। बिना सिला हुआ कपड़ा, टुकड़ा कपड़ा साड़ी है। साड़ी बुनने के कई तरीके हैं, क्योंकि वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न होते हैं। थर्ड है त्यौहार। यहाँ कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति, जो भारत के कई भागों फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, 14 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। इस तिथि को भारत के अधिकांश भागों में अलग अलग नामों से समान त्यौहार मनाए जाते हैं। फोर्थ है इसमें साहित्य। भारतीय साहित्य बहुत विविध है। मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है। इसकी कहानियों का रूपांतरण लगभग हर भारतीय भाषा में किया जा चुका है। ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध हैं। यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह अनेक में परिवर्तित हो सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 3 का देखते हैं अब। हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगाते हैं? हम कई तरीके से पता लगा सकते हैं। तो पॉइंट वाइज लिख लेंगे इसको। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान में दिए गए अधिकारों को कर्तव्यों का पालन करेगा। कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। सभी गतिविधियां कानून के अनुरूप हैं। जाति, रंग, लिंग या जन्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान हो। धर्म, खान पान, रीति रिवाजों व त्योहारों के मनाने, वेशभूषा व भाषा के आधार पर भेदभाव न करना। और लास्ट है, एकता में स्वतंत्र मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कक्षा की एक गतिविधि के रूप में कम से कम 5 सहपाठियों और उनके माता पिता के जन्म स्थानों तथा उनकी मातृभाषाओं और उन्हें ज्ञात अन्य भाषाओं की सूची बनाइए। विविधता के परिप्रेक्ष्य में इस गतिविधि के परिणामों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको खुद करना होगा। अपनी क्लास में जो 5 सहपाठी हैं, उनके माता पिता और जन्म स्थान के बारे में और उनकी मातृभाषा और अन्य भाषाओं की सूची आपको बनानी होगी। तो इसी में आगे देखते हैं। कक्षा की एक गतिविधि के रूप में अपने घर में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों, अनाज, मसालों आदि की सूची बनाइए। तो सूची सामग्री हो जाएगी चावल, गेहूं, हल्दी, जीरा, अदरक, हरी मिर्च, सरसों का तेल आदि। आप भी इसमें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। यह हो जाएगा इसका आंसर। किसी एक हरी सब्जी को लीजिए एवं विचार कीजिए कि उससे आप कितने प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। तो हम एक लौकी ले लेते हैं। तो अगर हम लौकी की पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं और उसकी सब्जी तो बनती ही है। और लौकी का रायता, लौकी का सांभर, ये सब व्यंजन हम बना सकते हैं। इसमें आगे देखते हैं। साड़ी का उदाहरण एकता और विविधता को कैसे प्रतिबिंबित करता है? व्याख्या कीजिए 100 से 150 शब्दों में। तो इसका आंसर है, नोट कर लेंगे। इन विभिन्न सामग्रियों से बिना सिले कपड़े का टुकड़ा बुना जाता है। पहनते समय कुछ डिजाइन बनाए जा सकते हैं। सादे कपड़े पर प्रिंट किया जा सकता है। रंग और डिजाइन की अनंत विविधताएं हैं। साड़ी का इतिहास बहुत लंबा है। महिलाओं द्वारा साड़ी पहनने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व का है। भारत के विभिन्न राज्यों में साड़ियों की अलग अलग विविधता और गुणवत्ता है। वाराणसी की बनारसी साड़ी, इससे ज़्यादातर सोने और चांदी के धागों से बुना जाता है। कांचीपुरम तमिलनाडु का एक शहर है, जो अपनी हथकरघा साड़ियों, रेशम और रेशमी सूती साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर में साड़ियाँ शहतूत के रेशम से बनाई जाती हैं, जिससे मैसूर सिल्क के नाम से जाना जाता है। गुजरात में पाटन साड़ियाँ रेशम से बनाई जाती हैं। पटोला एक दोहरी इकत बुनी हुई साड़ी है,
ये साड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं। पैठनी साड़ियों को सबसे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में हाथ से बनाया गया था। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या आप ऊपर दिए गए चित्रों से यह पहचान सकते हैं कि साड़ी का उपयोग कितने प्रकार से किया गया है? तो इसमें आप चित्र देखेंगे। सबसे पहले साड़ी का उपयोग यहाँ पर झूला बनाने के लिए भी कर रहे हैं, और इधर यहाँ पर पानी में से मछली वगैरह कुछ पकड़ना है वो पकड़ रहे हैं, और यहाँ पर अनाज को बांधा जा रहा है साड़ी में। और ऐसे आप इसका आंसर दे देंगे और लिख भी सकते हैं, ठीक है, नोट कर लेंगे। साड़ी का उपयोग शिशु को पेड़ से बांधने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अनाज रखने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जा सकता है। भारी सामान उठाते समय इसे सिर को सहारा देने वाले कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग चादर के रूप में किया जा सकता है, जिसे बगीचे में बिछाकर सोया जा सकता है। इसका उपयोग सिर को ढकने के लिए दुपट्टे के रूप में किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या आप साड़ी के अन्य उपयोगों से परिचित हैं, अथवा क्या आप उसके अन्य उपयोगों की कल्पना कर सकते हैं? एक पुरानी साड़ी को सफाई के कपड़े, टेबल कवर, डिज़ाइन शिल्प, पर्दे, गठरी, रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। परिधान की एक और रस्सी को सिलने आदि के रूप में किया जा सकता है प्रयोग। तो ये हो जाएगा। जिस प्रकार आपने साड़ी के विभिन्न रूपों और उपयोगों को देखा, उसी प्रकार एक अन्य परिधान धोती के कपड़े, फैब्रिक तथा उपयोगों को ध्यान में रखते हुए उसके विभिन्न रूपों की एक सूची तैयार कीजिए। इस गतिविधि से आपको क्या समझ में आया? तो धोती के एक सूती और रेशमी कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। धोती का उपयोग धार्मिक समारोह और त्योहारों के दौरान किया जा सकता है। इसका उपयोग सफाई के कपड़े, कुर्सी के कवर, डिज़ाइनर कला, पर्दे, गठरी, रस्सी, अन्य प्रकार की पोशाक की सिलाई आदि के रूप में भी किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर है। आपका सबसे प्रिय त्यौहार कौन सा है, एवं यह आपके क्षेत्र में किस प्रकार मनाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि यह भारत के किसी अन्य भाग में भी वस्तुतः किस अन्य नाम से मनाया जा सकता है और मनाया जाता है? तो इसमें आप अपने पसंद के त्यौहार के बारे में लिखेंगे। आप खुद लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हिंट के लिए मैं भी आपको अपना आंसर बता देती हूँ। मेरा सबसे प्रिय त्यौहार दिवाली है, जिसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। मेरे क्षेत्र में हम इसे अपने घरों को रंग बिरंगी रोशनी और दियों से सजाकर मनाते हैं। हम मिठाइयाँ भी बनाते हैं और उन्हें दोस्तों और परिवारों के साथ बांटते हैं। लोग पटाखे जलाते हैं और उत्सव के माहौल का साथ बांटते हैं। लोग पटाखे जलाते हैं और उत्सव के माहौल का आनंद लेते हैं। मुझे पता है कि दिवाली भारत के कई अन्य हिस्सों में मनाई जाती है। उदाहरण के लिए कुछ जगहों पर इसे दीपावली कहा जाता है, और लोग इसे अलग अलग तरीके से मनाते हैं, जैसे कि किसी तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, अक्टूबर नवंबर माह में भारत में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख त्योहारों एवं देश के विभिन्न भागों में उन्हें जिन नामों से पुकारा जाता है उनकी सूची बनाइए। तो इसमें दशहरा मनाया जाता है, जिसको विजयदशमी भी कहते हैं, और इसको दशहरा या फिर दिशैन या मैथिली का प्रयोग किया जाता है। और नवरात्रि को दशहरे से पहले मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो उत्तर भारत में मनाया जाता है। वाल्मीकि जयंती प्रगट दिवस भी कहते हैं उसको। दिवाली को दीपावली भी कहते हैं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट और बलि प्रतिपदा पड़ुआ भी कहते हैं। भैया दूज को भाई दूज, भाई बीज, भाई फोंटा, भारती द्वितीय, यम द्वितीय, भाई जनिता और भाई टीका भी कहते हैं। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी, छठ षष्ठी, प्रण छठ भी कहते हैं। और गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व, प्रकाश पर्व भी कहते हैं। ये इसका आंसर है। पृष्ठ 134 पर चित्र 8.6 में दर्शाए गए प्रसंग की पहचान कीजिए। उससे संबंधित घटनाओं पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ये जो चित्र है, बुक में आप देख लोगे इसको, चित्र को 134 पेज नंबर पे। तो इसमें दिखाया है कि यह सुंदर चित्र रामायण के एक प्रसंग के महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है। पेंटिंग के दाईं ओर कुटिया है, जहाँ वह कुटिया से बाहर है। रावण अपनी पहचान छिपाते हुए सीता के पास जाता है और भटकते हुए तपस्वी के रूप में प्रस्तुत होता है। वह भिक्षा की मांग करता है। वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने पति के भाई के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को पार करती है। रावण सीता का अपहरण करता है। रावण अपने उड़ते हुए रथ में सीता को अपने साथ ले जाता है। इसे रावण के पुष्कर विमान के रूप में जाना जाता है। पक्षी जटायु सीता को बचाने की कोशिश कर रहा है। रावण जटायु को मारने की कोशिश करता है। सीता मदद के लिए पुकार रही है। यह चित्र रावण द्वारा सीता के अपहरण को दर्शाता है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ के आरंभ में दिए गए 2 उद्धरणों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इसमें पहला उद्धरण भारत की एकता विविधता को दर्शाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से आनंद लेता हूँ और संजोता हूँ, लेकिन कभी नहीं भूलता।
दूसरा उदाहरण दर्शाता है कि विविधता प्रकृति के कारण होती है, जैसे परिदृश्य, भाषा, पहनावा, भोजन, त्यौहार और रीति रिवाज। भारत की एकता विविधता का आनंद देती है, विभाजन नहीं। समृद्धि करती है। विविधता भी हर किसी की अपनी क्षमताओं, जन्मजात गुणों और स्वभाव के साथ पैदा होने के कारण अपने धर्म का पालन करना है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ चुनिए और चर्चा कीजिए कि उनके संदेश किस प्रकार आज भी प्रासंगिक हैं। क्या आप अपने क्षेत्र से संबंधित कोई अन्य कहानियाँ भी जानते हैं? बच्चों, इसकी कहानी को आप चित्र देखकर भी नोट कर सकते हो। और इसमें आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अपने क्षेत्र से कुछ लोक कथाएं एकत्रित कीजिए और उनके संदेशों पर चर्चा कीजिए। तो नोट करेंगे, मेरे क्षेत्र में कई ऐसी लोक कथाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। एक लोकप्रिय कहानी एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के बारे में है जो अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके अपने गांव की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। गांव वाले दुखी थे, उनके पास अपने परिवार के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी और गांव में अब जमीन भी नहीं बची थी। एक बूढ़े व्यक्ति बुद्धिमान बूढ़े आदमी की सलाह लेने गए। उन्होंने सलाह दी कि अपने कमरे में अपनी गाय रखो, एक हफ्ते बाद आओ। अगले हफ्ते उसने सलाह दी कि अपने कमरे में अपने कुत्ते की मदद करो और एक हफ्ते बाद आओ। एक हफ्ते बाद गांव वालों ने कहा, हम अभी भी दुखी हैं। बुद्धिमान बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि जानवरों को अपने कमरे से बाहर निकाल दो, एक हफ्ते बाद आओ और कहा। उन्होंने ऐसा किया। एक हफ्ते बाद गांव वालों ने कहा, हम बहुत आरामदायक जीवन जी रहे हैं। संदेश यह है कि जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और अच्छे कर्म करें और आनंदपूर्वक जिए। तो ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपने किसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से दर्शाते या चित्रित होते हुए देखा है? यह एक मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य प्रस्तुति या कोई चलचित्र भी हो सकता है। अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है, एक प्राचीन कहानी जिसे मैंने कला में चित्रित होते देखा है वह है रामायण। मैंने रामायण के दृश्यों को दिखाने वाली सुंदर चित्रण और मूर्तियाँ देखी हैं, जैसे कि राम का रावण से युद्ध था, सीता का अपहरण। ये कलाकृतियाँ हमें कहानियों की कल्पना करने और पात्रों की भावनाओं को समझने में मदद करती हैं। नेक्स्ट, इसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता से पहले भारत के कई भागों की यात्रा के उपरांत कही गई निम्न पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। कक्षा में चर्चा करनी है तो, और इन्होंने ये सब लिखा है और इसका आंसर नोट करेंगे। आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उद्धरण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को उजागर करता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि वे जहाँ भी गए उन्हें अलग अलग संस्कृतियाँ मिली जिन्होंने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इसका मतलब है कि हमारी परंपराएं, कहानियाँ और मूल्य हमें एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के रूप में आकार देते हैं। नेहरू जी रामायण और महाभारत के महत्व के बारे में भी बात करते हैं। इन कहानियों में नैतिकता और शिक्षा है जिसे लोग याद रखते हैं और साझा करते हैं। वे लोग पढ़ नहीं सकते, वे भी इन कहानियों को कंठस्थ कर लेते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इससे पता चलता है कि ये कहानियाँ हमारी संस्कृति में कितनी गहराई से समाई हुई हैं और आज भी हमें कैसे प्रेरित करती हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।